नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जो जजमेंट दी है, जो कि 9 फरवरी 2024 9 फरवरी 2024 को आई है। और ये जजमेंट में ये क्वेशिंग से रिलेटेड जजमेंट है, जो कि 498 से इंडियन पीनल कोड के अंदर है। मीन्स जो 498 इंडियन पीनल कोड की से रिलेटेड है। और यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, जो 498 का जो केस था वो हस्बैंड के और उनकी जो फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, जो 498 और जो अदर प्रोविजंस थे 186 इंडियन पीनल कोड के 340, 353 और 506, इन प्रोविजंस के अंदर जो एक FIR थी जो रजिस्टर कराई गई थी, तो उसको क्वैश कर दिया था। और यहाँ पर इस केस में एक वुमेन है जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है, वो वाइफ है, और हस्बैंड जो है वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है। और ये यहाँ पर ये एलिगेशंस लगाई थी कि हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स ने आके उनको मींस वो ड्यूटी पे थी, तो इसलिए उनको डिटेल किया, डिस्चार्ज करने के लिए अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया। और जो इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजंस थे उसमें वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक वो जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनको चैम्बर में आके उनको हरास किया और असॉल्ट किया। तो ये इन प्रोविजंस के अंदर जो है वो FIR रजिस्टर की थी। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय हाई कोर्ट ने क्या इस पर निर्णय दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन से ये रिलेटेड एक केस है और रिसेंट जजमेंट आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो यहाँ पर 2 रिट पिटीशंस थी जो कि फाइल की गई थी, और दोनों रिट पिटीशंस जो हैं, एक हस्बैंड ने फाइल की थी और दूसरे जो ब्रदर हैं और मदर इन लॉ और सिस्टर हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी। लेकिन दोनों रिट पिटीशन सेम कॉज ऑफ एक्शन पे थी, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय है वो एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया है। तो ये 25 पेज की जजमेंट है और उसमें बताया है, देखिए, रिट पिटीशन नंबर 272 और 2762 ऑफ 2023, जो कि पिटिशनर हस्बैंड ने फाइल की थी और क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, जो कि 9 जुलाई 2023 में फाइल की गई थी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि एक स्टेट है, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वाइफ है। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कंप्लेंट दी थी, जिसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक FIR रजिस्टर की थी। और फिर दूसरी रिट पिटीशन थी 2763 ऑफ 2023, जो कि रिलेटिव्स है, जो कि मदर हैं, ब्रदर हैं और सिस्टर हैं पिटिशनर की, और मींस जो हस्बैंड की सिस्टर हैं, और उन्होंने भी क्वेश्चन सेम FIR जो है फाइल की गई थी उनके ऊपर, उनको भी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर प्रेयर मांगी थी। और अब यहाँ का जो फैक्ट्स क्या थे, देखिए, फैक्ट्स ये थे कि जो पिटिशनर मींस जो हस्बैंड है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वाइफ है, उनकी जो मैरिज हुई थी 2018 में, फरवरी 2018 में, और एक मैट्रिमोनियल साइट है वहाँ से उनकी मुलाकात हुई थी। और जो पिटिशनर जो है एक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है महाराष्ट्र में ही, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो हैं वो एक जुडिशियल ऑफिसर है महाराष्ट्र में। और FIR जो थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने में जो बताया गया है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये बताया कि मैरिज के बाद पिटिशनर ने कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स नहीं मेंटेन किए उनके साथ, और जिसकी वजह से कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हुए पिटिशनर और उनकी फैमिली और रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा के बीच में, मींस पिटिशनर और उनकी फैमिली और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। और फिर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की वजह से एक डिग्री ऑफ डिवोर्स था, वो पिटिशनर ने फाइल किया था अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2, मींस हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में एक डिवोर्स का केस फाइल किया था, जो कि नवी मुंबई की जगह है, वहाँ पर फाइल किया था, वहाँ कोर्ट ऑफ सिविल जज की कोर्ट में 2023 में, जो कि अभी भी पेंडिंग है। और FIR जो फाइल की गई थी 9 जुलाई 2023 में फाइल की थी, और उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था कि 7 जून, मींस FIR हुई 9 जुलाई को, और इंसिडेंट जो बताया गया था 7 जून 2023 को। पिटिशनर जो है, मतलब हस्बैंड और उनके जो ब्रदर हैं, वो
चैम्बर में आए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के, और उन्होंने उनको धमकाया कि एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को साइन किया जाए। और ये भी रिकॉर्ड किया एफआईआर में कि पिटिशनर ने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक परमिशन मांगी है कोर्ट से कि वो डिवोर्स के मैटर को एजुकेट कर सके, ताकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वाइफ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपेयर हो सके, ताकि वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए वो अपनी जो है अपीयरेंस दे सकें। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर बताया एफआईआर में कि पिटिशनर ने उनको पकड़ा और बैठने और चेयर पर बिठाया, मींस पकड़ के, पुल हर मींस पकड़ के और चेयर पर बिठाया कि और कहा कि डिवोर्स पेपर पर साइन करें। और जबकि उनको जानकारी थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, जो कि जो उनकी जो वाइफ है, वो अपनी लेट हो रही हैं ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए लेट हो रही हैं, क्योंकि वो जज हैं इसलिए वो लेट हो रही हैं। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा कि वो कोई एक रॉन्ग मैसेज नहीं कन्वे करना चाहती थी जहां वो काम करती थी, इसलिए उन्होंने अपने चपरासी मींस पीएन को बुलाया और डायस पे बैठ गई, और ताकि वो ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकें। सेम डे मींस 7 जून को ही आफ्टरनून में 2:45 में वो डायस पे थी और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज जो हैं वो डिस्चार्ज कर रही थी। तो फिर ये इन्फॉर्म किया गया, उनके पीएन ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि जो उनकी जो मदर इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है वो चैम्बर में बैठे हुए हैं। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस कोर्ट से उठ गई और चैम्बर की तरफ गई। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को कि डिवोर्स का जो टॉपिक है वो कभी भी कोर्ट आवर्स के बाद डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि वो बिजी हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज जो है वो आफ्टरनून में डिस्चार्ज कर रही हैं। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा कि मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ने डायरेक्टेड मींस उनको डायरेक्शन दी कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कि वो पेपर्स को साइन करें, ताकि ये अगर ये नहीं होगा तो वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 का जो ऑफिस को वो छोड़ के नहीं जाएंगी। और इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया कि उनके जो इन लॉज को अपने चैम्बर से बाहर ले जाए। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा अपनी एफआईआर में कि इस घटना को जो है वो इन्फॉर्म किया गया उनके बाय हार्ट में। उन्होंने अपनी इस घटना की जो जानकारी थी अपने सुपीरियर को बताई इवनिंग में, और इसकी वजह से रिस्पोंडेंट नंबर 2 काफ़ी डर गई और उसके बाद उनको मींस सुसाइड करने के जो ख्यालात हैं वो उनके माइंड में आने लगे। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा कि 2018 से लेकर फरवरी 2023 तक वो पिटिशनर के साथ रेगुलर टच में थी, और फ़ोन में और एक जो एप्लीकेशंस हैं उन जो उसके माध्यम से वो मींस टच में थी। और तो चूँकि वो दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। और फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर कहा कि उन्होंने वैलेंटाइन डे जो है एक होटल ताज में पूना में फरवरी 2023 में बिताया, और फिर जो समय था वो मींस अपने हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स के साथ एक जगह है वहाँ पर बिताया था। फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर बताया कि उनकी नॉलेज में ये आया कि जो पिटिशनर है और एक और वुमन का नाम बताया कि वो एक शादी करना चाहते हैं, इसलिए पिटिशनर जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनसे वो डिवोर्स ले लें। और जो कि इवेंट जो हुआ था 7 जून 2023 को, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने 1 महीने के बाद 9 जुलाई 2023 के बाद पुलिस स्टेशन में गई और एफआईआर थी वो पिटिशनर के अगेंस्ट में लॉन्च कराई। और इसमें जो आईपीसी की धाराएं थी 186 जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है पब्लिक सर्वेंट ऑफ ड्यूटी के लिए, 342 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से रिलेटेड है, 353 जो असॉल्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी में, और 498 जो क्रूल्टी कॉज टू द मैरिड वुमन है, और 506 जो जिसे कहा गया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इन धाराओं के अंदर वो एफआईआर थी वो रजिस्टर कराई। और यहाँ पर बताया कि जो ऑफेंस जो था एफआईआर का वो बताया गया था 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 7 जून 2023 तक। और जो पिटिशनर जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र में जगह बताई है, और इन्वेस्टिगेशन जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने स्टार्ट की थी जहां वो एफआईआर रजिस्टर कराई थी, वो भी महाराष्ट्र में जगह है। तो मतलब दो डिफरेंट जगह थी वहाँ पर, मीन्स उनका काम का जो प्लेस अलग है और एफआईआर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो दूसरी जगह पे हो रही थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट पिटीशन जो फाइल की गई थी वो आर्टिकल 226 संविधान के अंदर डाली गई थी,
और रीड विद 482 CRPC मींस रिट पिटीशन अलॉन्ग विद ये 482 CRPC के अंदर डाली गई थी। और इसमें प्रेयर जो मांगी थी वो FIR जो रजिस्टर्ड हुई है, जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई है, और जो 498, 323, 442, 186, 506 धाराएं और 34 इंडियन पीनल कोड जो कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है उसके लिए डाली गई है। पिटिशनर के सबमिशंस ये थे कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है 186, 342, 353, 498, 506 वो अट्रैक्ट नहीं होता है। पिटिशनर ने फर्दर बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 एक जुडिशियल ऑफिसर है और जहां कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करके डाली गई है ताकि वो पिटिशनर को हरास कर सकें और मींस हस्बैंड को हरास कर सकें। और फिर पिटिशनर ने फर्दर कहा कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और डाइवोर्स जो है वो पेंडिंग है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में, और ये जो कंप्लेंट डाली गई वो काउंटर ब्लास्ट है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये प्रेजेंट कंप्लेंट काउंटर ब्लास्ट के तौर पे की गई है। और फिर यहाँ पर पिटिशनर ने फर्दर कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं रिस्पोंडेंट नंबर 1 मीन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, वो काफी कई लेटर्स भेज रहे हैं उनके पिटिशनर के सुपीरियर्स को और जो कि रिलेटिव्स के भी जो एम्प्लॉयर उनको भेज रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसका कोई इशू से रिलेटेड नहीं है, जो कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 से इशू से रिलेटेड नहीं है। पिटिशनर ने यह भी प्लीड किया कि FIR जो डाली गई है वो डिले फाइल की गई है और जो डिले हुई है वो रजिस्टरिंग द FIR हुई है। और यहाँ पे ये कहा कि ये फिट केस बनता है कि ताकि कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकें 482 में और रीड विद आर्टिकल 226 के अंदर, और जो FIR है उसको क्वैश किया जा सके जो कि 9 जुलाई 2023 की थी। और फिर इसके बाद पिटिशनर ने कई जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया, जिसमें ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और रमेश शीतल दास दलाल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और श्रीमती ऋषि जयेश कोरे वर्सेस जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर। और इसलिए इन्होंने पिटिशनर ने कहा कि जो उनकी जो पिटिशन को अलाउ कर दिया जाए जो प्रेयर क्लॉज बी थी। सबमिशंस रिस्पोंडेंट के ये थे कि उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है वो ये केस वैसा नहीं बनता कि कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करें और FIR को क्वैश करे। FIR जो है वो एक प्राइम फेशिया केस बनता है जिसमें FIR लॉन्च हुई है और इन्वेस्टिगेशन जो है तफ्तीश जो है वो चल रही है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फर्दर ये कहा कि जो उन्होंने क्यों देरी से डाली है FIR उसका भी एक्सप्लेन कर दिया है FIR में, कि उनको स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि वो डर गई थी जब वो कंप्लेंट लॉन्च की थी। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो स्टेट ने सपोर्ट किया है रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कि उन्होंने भी सपोर्ट किया कि प्रेजेंट पिटीशन को अपोज किया और कहा कि क्योंकि तफ्तीश जो है वो इन प्रोग्रेस में है और जो कि 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की काउंसिल ने ये कहा कि अगर पिटिशनर की कोई भी एप्रीहेंशन है कि कुछ बायसनेस हो रही है इन्वेस्टिगेशन में तो ये डायरेक्शन दे सकते हैं, मींस ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि ये इस तफ्तीश को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी दूसरे अदर ऑफिसर के पास। तो इसलिए रिस्पोंडेंट्स ने प्रेयर किया कि ये प्रेजेंट पिटीशन को खारिज कर दिया जाए। दोनों की कंटेंशन सुनने के बाद अब कोर्ट ने अपना एनालिसिस और कंक्लूजन दिया। वो क्या था? 482 CRPC बताता है कि कोर्ट जो की पावर्स कहीं भी ऐसा नहीं बताता कि कोर्ट की पावर लिमिट है और इनहेरिट पावर्स जो है वो दी जाती है, यूज की जाती है ताकि कोई भी अब्यूज हो कोर्ट द्वारा और या फिर कोई भी जस्टिस के लिए जरूरी हो टू सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस, तो 482 की पावर यूज हो सकती है। अब यहाँ पर इशू आया कि अब इशू आता है कि कब ये कोर्ट एक्सरसाइज करे अपनी ये पावर, जब 482 और 226 के साथ फाइल की जाती है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर वर्सेस भजन लाल की एक जजमेंट थी, उसमें ये डील किया था। उसके कंटेंट्स यहाँ पर रिलीज किए, उसके हम कई वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं। और फिर इसके बाद एक अपनी कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शन थी वो एक्सरसाइज की थी 482 CRPC में। और इसके पैराग्राफ 30 पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था राजीव थापर एंड अदर वर्सेस मदन लाल कपूर, तो उस पैराग्राफ 30 का था वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। और अब यहाँ पर बताया कि भजन लाल की जजमेंट और कई जजमेंट का एनालिसिस करने के बाद अब जो जिन प्रोविजंस के अंदर वो जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी, कोर्ट ने उन सारे प्रोविजंस को एनालाइज किया। पहला था 186 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि कहता है
obstructing public servant in discharge of public function. तो इट मीन्स ये कहते हैं कोई भी पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उनको डिस्चार्ज करने के लिए पब्लिक फंक्शंस को, तो उसको सजा का प्रावधान बता रखा है जिसकी 3 महीने तक की सजा हो सकती है और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब 186 का जो प्रोविजन था, कोर्ट ने कहा कि कोई वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को। अब इंसिडेंट्स के साथ यहाँ पर कोरिलेट किया उन्होंने कि जो इंसिडेंट हुआ था 7 जून 2023 को मॉर्निंग का सेशन में बताया था, जो कि एफआईआर में रजिस्टर किया था, और उसमें बताया कि पटिशनर और उनके जो ब्रदर हैं वो चैम्बर में आए थे रिस्पोंडेंट, और उन्होंने थ्रेटन किया कि इस डाइवोर्स पेपर्स को साइन करें, तो और रिक्वेस्ट किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपेयर हों सिविल कोर्ट में जहां डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, फाइल्ड है। और रिस्पोंडेंट 2 ने कहा कि उनके पास काफी हैवी वर्कलोड है, तो इसलिए डाइवोर्स का जो इशू है वो लेटर कभी भी डिस्कस किया जा सकता है। और फिर साथ में रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये भी कहा कि वो कोई रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो शांत रही। और फिर फर्दर ये कहा कि ब्रदर और पटिशनर और उनके जो ब्रदर हैं ने चैम्बर को छोड़ दिया था आफ्टरनून में। तो अब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में कहीं भी नहीं लिखा कि पटिशनर और उनके ब्रदर ने कहीं भी मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 2 को अलाउ नहीं किया हो कि वो रोका हो या फिर उनको उनकी डायस में ना बैठे मॉर्निंग सेशन में और जो अपनी ड्यूटीज ना करें एज ए जज के तौर पे। तो कहीं भी केस नहीं में एफआईआर में नहीं लिखा कि उनको वो मतलब कोर्ट में नहीं है बैठ पाई थी मॉर्निंग सेशन में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये इस व्यू को देखते हुए जो कुछ उन्होंने कहा है और जो रिकॉर्ड हुआ इंसिडेंट का जो कि 7 जून 2023 को हुआ था मॉर्निंग सेशन में, तो ऐसे में ऐसा कोई केस बनता नहीं कि पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस को उन्होंने किसी प्रकार से पेटिशनर और उनका जो ब्रदर ने ऑब्स्ट्रक्ट किया हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इसको नजर से हटा नहीं सकते कि जो वर्बल डिस्कशंस हुई थी जो कि मॉर्निंग सेशन में हुई थी जब इंसिडेंट हुआ था, और वो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड था जो पटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, तो जो कि कोर्ट ने इस पे देखा है। अब फिर दूसरा इशू बताया था, इंसिडेंट बताया था कि जो पोस्ट लंच का सेशन था वो 7 जून 2023 का था, जो एफआईआर में रिकॉर्ड करवाया कि जो एफआईआर में जो कि पटिशनर की जो मदर है, सिस्टर और ब्रदर हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस जो पटिशनर की वाइफ को कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करें। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो खुद ही डायस से उठी थी और आफ्टरनून सेशन में जब उन्हें बताया कि पीएन ने बताया कि उनकी जो मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जो है उन चैम्बर में बैठे हैं, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ने किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोर्ट हॉल में बैठे हुए थे और मदर इन लॉ जो है वो कोर्ट हॉल में आए नहीं। बट क्योंकि यहाँ पे बताया कि वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो खुद कोर्ट हॉल में बैठी थी, मदर एंड सिस्टर लॉ ने कभी कोर्ट हॉल में नहीं आई बल्कि वो चैम्बर में थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 में। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया क्योंकि बिकॉज शी वाज लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है पटिशनर की जो वाइफ है वो खुद कोर्ट हॉल में थी और मदर इन लॉ और सिस्टर लॉ कोर्ट हॉल में आई नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट के चैम्बर में आई। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपनी स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड कराया कि वो डायस से उठी और जब उन्हें बताया कि मदर इन लॉ सिस्टर लॉ उनसे मिलने आए और फिर इसके बाद वर्बल डिस्कशन हुई थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 और मदर लॉ सिस्टर लॉ में, वो जो कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड था, जो कि स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने पुलिस को बुलाया कि उन्हें मदर लॉ सिस्टर लॉ को चैम्बर से बाहर भेज दें। तो इस व्यू में देखते हुए जो रिकॉर्ड कराया एफआईआर में और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आया था, तो यहाँ पर इस कंक्लूजन में नहीं आ सकता कि कोई भी केस इन्वोक होता हो 186 इंडियन पीनल कोड का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साथ कि उन्होंने पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करने से रोका हो, और बट सिर्फ उल्टा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज की उस दिन को, और इसलिए जो प्रोविजन है 186 के अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब दूसरे सेक्शन पे गए, सेक्शन 342 इंडियन पीनल कोड का, जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग कन्फाइनमेंट। जो भी व्यक्ति जो है रॉन्गफुल कन्फाइंड करेगा तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक की हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब कोर्ट ने इस जो है सेक्शन 342 के जो प्रोविजंस थे उसको एनालाइज किया, ये उसने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति कन्फाइन करेगा किसी भी पर्सन को तो उसकी जो सजा बता रही है, और 340 ने ये डिफाइन करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो जो कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली रोका हो किसी भी तरीके से और उस व्यक्ति को रोका गया हो किसी भी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से आगे बढ़ने के लिए। तो एफआईआर रीड करने पे ये पाया कि पेटिशनर और रिलेटिव्स ने
एक वर्बली बोला था रेस्पोंडेंट नंबर 2 को कि वो डाइवोर्स पेपर्स को साइन करें और टिल देन दे विल सी हाउ शी गोज टू द कोर्ट। लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है ने अब बताया कि वो यूजुअल टाइम में कोर्ट में आई और मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में, और इंसिडेंट जो हुआ था रिस्पोंडेंट नंबर 2 के खुद के चैम्बर में हुआ था, और पेटिशनर और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सेम रूम में बैठे थे जो कि एफआईआर में जो बताया गया है। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं आया जो जिससे पता चले कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कन्फाइन किया हो, रोका हो। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे व्यू पे ये कन्फाइनमेंट जो है 340 में डिफाइंड है और प्रोविजंस ऑफ 342 इंडियन पिनल कोड के यहाँ पर इन्वोक्ड नहीं किए जा सकते, तो इसलिए 342 से भी उनको बरी कर दिया। मीन्स कहा कि जो बरी नहीं, मीन्स कहा कि ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं सेक्शन। और इसके बाद 353 के ऊपर जो सेक्शन लगाया गया था उसको कोर्ट ने एनालाइज किया, जो कि कहता है किसी भी प्रकार का असॉल्ट हो या क्रिमिनल फोर्स हो जिससे डिटर किया हो पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, और जो भी कोई व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स जब कर यूज करेगा पब्लिक सर्वेंट को अगेंस्ट में जो कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, तो एज सच जो उनका जो मकसद होगा वो सिर्फ इंटेंशन जो होगी रोकना होगा या फिर मींस डिटर करना होगा कि वो अपनी ड्यूटीज ना डिस्चार्ज कर पाए, और जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज एनीथिंग जहाँ भी किया जा रहा है अटेम्प्ट टू डू, जो भी लॉफुल डिस्चार्ज करना चाहते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो ऐसे में जो सजा का प्रावधान बताया हुआ है वो 2 साल तक का बताया है विद फाइन एंड विद बोथ। और सेक्शन 351 को भी डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पर असॉल्ट की डेफिनेशन थी, जो कि बताया गया था कोई भी व्यक्ति जेस्चर यूज करेगा या फिर प्रिपरेशन करेगा और या फिर इंटेंशन जो होगी जब उसकी जानकारी में होगा कि जो इस तरह का जेस्चर या प्रिपरेशन जो होगा किसी भी पर्सन को जो मींस और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स, तो ऐसे में बताया कि एक असॉल्ट माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो असॉल्ट नहीं माने जाएंगे, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो किसी पर्सन के अगेंस्ट में यूज किए जा रहे हैं तो टू हिज जेस्चर और प्रिपरेशन, और इस तरह के जो जेस्चर और प्रिपरेशन होंगे वो असॉल्ट के माने जाएंगे। और 350 का डेफिनेशन जो है वो क्रिमिनल फोर्स के बताया, और यहाँ बताया कि कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली जानबूझ के फोर्स करेगा तब इन ऑर्डर टू कमिट एनी ऑफेंस, किसी प्रकार का ऑफेंस करने के लिए, तो कोई भी इस तरह का करेगा और इस तरह का फोर्स जो होगा उसकी वजह से इंजरी हुई होगी या फिर डर हुआ होगा या फिर अनॉयंस हुआ हो कि ये फोर्स यूज किया गया है, तो ये क्रिमिनल फोर्स की जो डेफिनेशन है वो 350 के अंदर डिफाइंड है। अब कोर्ट ने अभी इस एफआईआर को रीड किया और पाया कि कोई भी केस रिस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा बनता नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हों 353 आईपीसी के। एफआईआर में सिर्फ एक चीज बताई गई थी कि इंसिडेंट जो हुआ है 7 जून 2023 को हुआ है और पेटिशनर को खींचा गया था, पेटिशनर ने खींचा था रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कि वो कहा और फिर उनको बिठाया था चेयर पे कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करें, जो कि एफआईआर में सिर्फ वर्बल टॉक का ही बारे में बताया कि हाई वॉल्यूम पर वर्बल टॉक हुई थी और जनता की डिवोर्स पेपर को साइन करने के लिए। यहाँ पर फिर अपना कोर्ट ने अपना व्यू बताया कि तो ओनली द फोर्स का जो रेफरेंस तभी यूज हो सकता है कि अगर पेटिशनर ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पुल किया हो और बैठने के लिए कहा हो कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करे। तो यहाँ पर अपना कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया कि लेकिन हमारे व्यू में ये प्रोविजंस जो है 353 के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और फिर साथ में ये भी बताया कि जो पुलिंग का एक्ट है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कहा कि वो चेयर पर बैठे तो वो डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के अंदर जो 349, 350 और 351 के अंदर डिफाइन बताया है। और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है हमारे तरफ से कि एक डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन पेटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। तो ऐसे में जो एक्ट है रिस्पोंडेंट नंबर 2 को खींचना और उन्हें जबरन मींस उनको बैठने के लिए कहना चेयर पर कि उनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 को रोकना कि वो अपनी ड्यूटी ना कर सकें एज ए पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि 353 इंडियन पीनल कोड तभी अट्रैक्ट होता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स जिससे पब्लिक सर्वेंट को डिटर किया गया और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। और डिटर का जो फ्रेज है वो फ्रेज जो है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के साथ पढ़ना चाहिए। अब कोर्ट ने कहा हमारे व्यू में फोर्स जो यूज किया गया है
353 का अंदर वो उसकी वजह से उसका परिणाम स्वरूप थ्रेट होनी चाहिए, फियर होनी चाहिए, और जिसकी वजह से अपनी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर सके। तो इस दोनों के बीच में नेक्सस होना चाहिए, फोर्स और जिसकी वजह से पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर सके, तो इसके बीच में नेक्सस होना चाहिए, फोर्स और पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। और एफआईआर को पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमें कहीं नहीं लगता है कि जो फोर्स इस प्रकार का यूज किया है पिटिशनर ने, जिसकी वजह से जो पब्लिक सर्वेंट के दिमाग में कोई डिटररेंस आ गई हो या फिर डर आ गया हो, जब पब्लिक सर्वेंट डिटर हो गई हो या फिर जब फेयर आ गया हो माइंड में कि वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकती हैं एज ए जुडिशियल ऑफिसर। तो पिटिशनर को कहा कि जो यहाँ पे जो एक्ट था पिटिशनर का रिस्पोंडेंट नंबर 2 को उन्होंने चेयर पर बैठने को कहा था वो चैम्बर में हुआ था रिस्पोंडेंट नंबर 2 में, बल्कि कोर्ट हॉल में नहीं हुआ था। तो इन्फॉर्मेंट के मुताबिक उन्होंने फिर अपने पीएन को बुलाया और फिर वो अपने डायस पे चली गई थी कोर्ट रूम में। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है इन्फॉर्मेंट की जिससे पता चले कि उनके दिमाग में मीन्स उनके माइंड में डर आ गया था, और इस तरह का जो एक्ट है जिससे इसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज ना कर पाई हों। तो अब इंसिडेंट जो हुआ था वो आफ्टरनून का हुआ था, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 और फैमिली मेंबर्स में, लेकिन ये हुए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 मीन्स उनकी वाइफ के जो चैम्बर में हुए थे। और ये भी इन्फॉर्म किया कि 2:45 पे इन्फॉर्मेंट ने जो कंप्लेनेंट है मींस वाइफ खुद है, वो अपने चैम्बर्स में वो रिटायर्ड हो गई थी, वो अपने चैम्बर में गई, मींस रिटायर्ड टू द हर चैम्बर, दिन का काम छोड़ के वो चैम्बर में गई, और फिर उनको कहा गया कि डाइवोर्स पेपर पर साइन करें। और इसकी वजह से वर्बल एक्सचेंजेस हुए थे पार्टीज के बीच में, और इन्फॉर्मेंट रिलेटिव्स जो कि एक ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनको चैम्बर से बाहर भेज दिया गया। पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी दिए थे उनको बुला के। तो यहाँ पर एक कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट ऑफ रिटायरिंग टू द चैम्बर मींस काम छोड़ के वापस चैम्बर में जाना, ये एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 का एक वॉलंटरी एक्ट था, मींस जुडिशियल ऑफिसर का वॉलंटरी एक्ट था, और जो कि बताया गया था कि जो कि पीएम द्वारा बताया गया था। और एलिगेशन में कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जो एक्ट ऑफ डिटेरेंस था या फिर कोई इंटेंशन थी जो उनकी माइंड में एक डर आ गया हो, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज ना कर सकते, पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज ना कर सकती हों। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी जिससे पता चले कि किसी तरीके से उनको प्रिवेंट किया हो या फिर डिस्चार्ज हर पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए रोका गया हो। तो ये एक इन्फॉर्मेंट जो बाद में ये बताया कि इन्फॉर्मेंट खुद अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज इन्फॉर्मेंट ने अपनी ड्यूटीज खुद डिस्चार्ज की थी कोर्ट में। तो इस बैकड्रॉप पे देखते हुए कि वर्बल एक्सचेंज हुआ है, तो कोर्ट ने कहा हमारे व्यू में ये कोई बनता नहीं है इसमें कि इन्फॉर्मेंट को रोका गया हो कि वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने से रोका गया उनको। तो एक मैट्रिमोनियल, फिर अगला बताया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था वो पेटिशनर और उनके फैमिली मेंबर्स और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में हुआ था। और जो प्रोविजंस 353 के जो देखा जाए तो ये एक इसकी वजह से ये नहीं बनता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को किसी प्रकार से रोका गया हो या फिर मतलब प्रिवेंट किया हो या फिर रोका गया हो कि वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करें। तो हमारे व्यू में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे और कनेक्शन था एक डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, और जो यहाँ पर एक ये डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी जो है वो एब्सेंट है, तो इसलिए जो प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर एक चीज नोट करने को बताया कि एफआईआर जब हुई है, जब इंसिडेंट हुआ था 10:30 का, जब वो रेफर कर रही हैं उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में है, और नॉट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स वेयर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज प्रिसाइडिंग। तो कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जहां वो प्रिसाइड कर रही थी वो उनके वहां पर किसी प्रकार से उनको बाधा नहीं उत्पन्न की है, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में था। तो फोर्स जो हुआ था वो कि वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पेपर्स पर साइन करें। और इंसिडेंट जो आफ्टरनून इंसिडेंट में बताया 7 जून 2023 में, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने नरेट किया है। एफआईआर स्पेसिफिकली बताती है कि इन लॉस ने जो है वो एक आए थे, उन्होंने कहा था कि जब तक मींस विल टेक द सिग्नेचर बाय विजिटिंग, उसके बाद ये कहा था कि वो सिग्नेचर लेंगे और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के घर में जाके। अब इलिस्ट्रेशन जो है 351 का इंडियन पेनल कोड का जो कि बताता है जब प्रोविजंस ऑफ 351 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते, जो कि केस जो है यहाँ पर जो उनके माननीय कोर्ट के समक्ष है। तो यहाँ पर देखते हुए
कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं बनता है जिससे पता चले कि 353 का जो प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हो। तो यहाँ पर जो है इंटेंडिंग और इंटेंशनली जो यूज किया गया है तो वो एब्सेंट है। और जो भी एवरी वर्ड है स्पर ऑफ मूवमेंट के बीच में, जो भी कोई बीच में बातचीत होती है, जो वर्बल एक्सचेंज हुआ है स्पर ऑफ मूवमेंट की वजह से, और जिसकी वजह से कोई फेयर आ गया हो, इंजरी अनायंस हो गया हो, लेकिन जो कि प्लान होना चाहिए, प्लान विद इंटेंशन टू कॉज, कि जब तक इंटेंशन नहीं होगी कि हाँ इंजरी करनी है या अनायंस करना हो, तभी ऐसे में इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड होते हैं। सिर्फ वर्ड्स जो की वजह से ये असॉल्ट के जो प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और फिर 498 का इंडियन पेनल कोड का बताया, ये जो कि बताया गया क्रूएल्टी कॉज टू द मैरिड वुमेन, और जो भी इस प्रकार का ऑफेंस करते हैं तो वो इसमें प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशन जो बताया गया 498 का, कोई विलफुल कंडक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से वुमेन जो है वो कमिट सुसाइड करे, या फिर ग्रेव इंजरी हो जाए, या फिर हेल्थ और हरासमेंट जिसकी वजह से कोई अनलॉफुल डिमांड हो प्रॉपर्टी की वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू मीट सच डिमांड्स, और इसकी वजह से क्रूएल्टी बनती हो। एफआईआर को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो मैरिज है वो 2018 में हुई थी, फरवरी 2018 में, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को वो ट्रांसफर कर दिया था एक जगह है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद वो इन लॉज के साथ रहने लगी। और फिर यहाँ पे बताया कि पेटिशनर जो है वो फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाए, और उल्टा, और साथ में उन्होंने एडवाइस किया कि वो मेडिकल एडवाइस लें। रिस्पोंडेंट नंबर 2 को कहा कि वो मेडिकल एडवाइस लें, और कुछ सर्टेन डिफरेंसेस हुए थे पेटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को बीच में अप्रैल 2023 से लेके, और उसने फिर उनको एक लीगल नोटिस भी रिसीव हुआ जो कि पेटिशनर ने भेजा था डिवोर्स लेने के लिए। और फिर कहा कि इसकी वजह से उनके मन में थॉट आया कमिटिंग सुसाइड का, और रेफरेंस जो बताया गया था 7 जून 2023 का इंसिडेंट के बारे में बताया था। एफआईआर में बताया कि कहीं भी ऐसा नहीं बताया कि कोई भी किसी प्रकार की डिमांड की गई हो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के लिए से मांगी गई हो, या फिर किसी भी फैमिली, या फिर रिस्पोंडेंट नंबर 2 के किसी फैमिली मेंबर से मांगे गए हों। तो एक्सप्लेनेशन जो है 498 का, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो कुछ डिफरेंसेस थे पेटिशनर और स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इन लॉज बाय हर इन लॉज, जिसकी वजह से वो फॉर लीविंग हर जॉब लीगल नोटिस रिसीव करना, डिवोर्स का लीगल नोटिस रिसीव किया था पेटिशनर ने जो रेफर किया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एफआईआर पढ़ने के बाद एलिगेशन जो हैं 498 की नहीं बनती हैं, और डिफरेंसेस थे पेटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और उनके लॉज के बीच में, और जो जिस प्रकार का मनमुटाव था वो 498 के जो प्रोविजंस हैं उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसलिए प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और 503 और 506 के बारे में बताया जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन से है, और यहाँ पर बताया कि 503 जो है डिफाइंड है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, और 506 जी की सजा जो है वो 506 के अंदर होती है वैसे। और थ्रेट जो है जो 503 के बताया कि थ्रेट जो हो इंजरी करने के लिए पर्सन को, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को, इंटेंशन टू कॉज की और टू डू एनी एक्ट जो कि लीगल बाउंड नहीं है, और ओमिट टू डू एनी एक्ट जिसकी वजह से वो पर्सन जो है लीगली बाउंड है। तो ऐसे में बताया कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जिसकी वजह से पता चले कि इंजरी हुई हो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को। वर्बल थ्रेट देना कि डिवोर्स पेपर साइन करना है, तो ये एक 503 के अंदर प्रोविजंस को अट्रैक्ट नहीं होता है। तो क्योंकि 503 ही अट्रैक्ट नहीं होता तो 504 के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर कोर्ट ने आगे बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 खुद एक जुडिशियल ऑफिसर है, और इंसिडेंट जो हुआ था वो 7 जून 2023 को हुआ था, और कंप्लेंट जो हुई थी 9 जुलाई 2023 को हुई थी। एक महीने के बाद इंसिडेंट जो है 7 जून 2023 को, और साथ में बताया कि इंसिडेंट जो था 7 जून 2023 को हैज बीन स्टेटेड बाय इन्वोकिंग 323 ऑफ आईपीसी, लेकिन जो आईपीसी जो एफआईआर जो लॉन्च हुई थी 9 जुलाई 2023 को थी, जो कि एक महीने के समय के बाद हुई थी। तो साथ में कहा कि सीरियसनेस को मैटर को देखते हुए, और इंसिडेंट जो हुआ था वो वर्क प्लेस पे हुआ था, रिस्पोंडेंट नंबर 2 अवॉइडेड ने बचाव मींस अवॉइड किया था कि वो इस तरह की रिपोर्ट देने के लिए। अब यहाँ पे इस एस्पेक्ट को क्यूमुलेटिवली अगर कंसीडर किया जाए
और सारे अदर एस्पेक्ट्स को देखा जाए, एफआईआर जो लॉन्च की गई थी वो एक काउंटर ब्लास्ट थी, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में। और यहाँ पर एक मॉडरेट चीज नोट करने की है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपनी एफआईआर में खुद बताया है कि 2022 से 2023 में वो और पिटिशनर ने समय बिताया था और उनके फ्रेंड्स के साथ भी, और मीन्स पिटिशनर और उनके फ्रेंड्स के साथ समय बिताया था और बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और जो समय भी वैलेंटाइन डे में भी स्पेंड किया था ताज पुणे में। और इस पीरियड पे एक्सचेंज भी हुआ था, और मींस ईमेल्स और थोड़े से मींस जो एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल की। तो इसमें एक्सरसाइज करते हुए ये कहा कि हम पावर्स अंडर 482 सीआरपीसी को उसको नहीं रोक सकते हैं, मींस इसको लॉस्ट साइट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इसके अंदर पावर का मींस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये केस जो है भजन लाल की जो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर क्लियरली फॉल्स करते हैं। तो इसमें जो थी रिट थी वो दोनों की अलाउ कर दी, और इशू थी रिट वो जो प्रेयर मांगी थी दोनों रिट पिटिशंस में। तो इसलिए कोर्ट ने आपने कहा कि प्रिवेंट द अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट करने के लिए और टू सिक्योर ऑफ एंड ऑफ जस्टिस के लिए रिट पिटिशन जो है वो अलाउ की जाती है। और ये जजमेंट थी वो आई थी 9 फरवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।